वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी सीरीज चल रही है प्रीलिम्स 2023 के लिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी एग्जाम में आने की संभावना है उनको हम कवर कर रहे हैं और साथ में ये भी प्रयास किया जा रहा है कि उन टॉपिक से संबंधित जो यूपीपीएससी और यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उनको भी यहाँ पर अटैच किया जाए। ये हमारी सीरीज बाइलिंगुअल है, अगर आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपीपीसीएस द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओ, बीईओ, इन सभी के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कर आप आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही यूकेपीएससी, एचसीएस, बीपीएससी, इनके लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इससे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। देखिए, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो है इम्पॉर्टेंट डेज का। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं इम्पॉर्टेंट डेज, और अब आप ये कैसे डिसाइड करें कि कौन से डेज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो लोग रैंडम भी पूछ लेते हैं, कोई भी रैंडम पूछ लेंगे जो आप नहीं कवर करते हैं। और अक्सर ही हम देखते हैं कि प्रत्येक दिन ही कोई ना कोई दिन होता है, तो हम सब तो नहीं लर्न कर सकते। अगर आप देखेंगे तो इस सीरीज में, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। ये हमारा आज हम नवंबर तक के करेंगे। नवंबर तक के जितने भी डेज हैं उनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक दो छोटे टॉपिक्स देखेंगे और आगे के जो डेज हैं उनको आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जितने आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो अगर पूछ लिए जाएं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा 1 मार्च। मैंने मार्च से शुरू किया है, मार्च फिर फरवरी, फिर पीछे जाते हुए हम करेंगे। अप्रैल का मैं आगे करवा दूंगी। फिर 1 मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है और इसकी जो थीम है, थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनकी थीम्स इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। जैसे इसकी थीम क्या है, सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है और डीक्रिमिनलाइज है, वर्ड्स थोड़े से सिमिलर है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर आप हिंट से भी याद रखेंगे तो एमसीक्यू में आपका आंसर सही करेक्ट हो जाएगा। फिर 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस, ये वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी इसकी थीम है, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये वाइल्ड लाइफ डे है और वाइल्ड लाइफ डे में पार्टनरशिप की जा रही है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की। थोड़ा सा थीम्स में ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऑप्शंस बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो फिलहाल जो हमने 2 थीम्स देखी हैं तो दोनों के ही जो डेज हैं उनसे थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। वाइल्ड लाइफ इसमें भी आ रहा है और इसमें भी वाइल्ड लाइफ आ रहा है, और इसमें डी डिस्क्रिमिनेशन और इसमें डी क्रिमिनलाइज, थोड़ा सा वर्ड्स सिमिलर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। देखिए यहाँ पर 4 मार्च है तो याद रखिएगा जब 4 लोग होते हैं तो उनको सुरक्षा की जरूरत होती है, तो इसीलिए सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसकी थीम क्या है, आर एम जीरो हार्म। हमारा उद्देश्य क्या है, जीरो हार्म। तो सुरक्षा तभी होगी जब हार्म जीरो हो जाए। इस तरह से कुछ लर्न कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रयास कीजिएगा आपको इसी वीडियो के माध्यम से सब लर्न हो जाए। उसके बाद 7 मार्च जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन औषधि दिवस 7 मार्च को, और जन औषधि सप्ताह अगर पूछ लिया जाए तो वो 1 से 7 मार्च के बीच में जन औषधि सप्ताह के रूप में इसको मनाया गया। और फिर आगे देखते हैं इसकी थीम क्या है, जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। ठीक है, तो जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी इसकी थीम थी। 8 मार्च आपको पता होगा इंटरनेशनल विमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम क्या है, डिजिट ऑल
इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। देखिए कुछ आपको यहाँ पर ये इंग्लिश में ही लिखे हुए दिखेंगे वर्ड्स, क्योंकि वैसे ही कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो एक बार ध्यान दें कि इंग्लिश वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको भी देख लें, क्योंकि यही वर्ड्स आपको हिंदी में लिखे हुए मिल सकते हैं एग्जाम में। तो डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। तो डिजिटल करके जो लाइन है वो हमारी इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम हो गई। 14 मार्च को इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। 14 मार्च को क्या मनाया जाता है? पाई डे या फिर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। उसके बाद फिर हम देखते हैं 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 15 मार्च को क्या है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो उपभोक्ताओं के अधिकार की बात हो रही है, तो थीम क्या है? एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। देखिए क्लीन एनर्जी काफी ज्यादा चर्चा में है और ये हमारे बजट में भी इस पर फोकस किया गया था, तो इसकी थीम भी कंज्यूमर राइट्स की जो थीम है उसी से संबंधित है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे है 15 ही मार्च को पहला इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया ये मनाया गया है। तो 15 मार्च को एक तो हो गया कंज्यूमर राइट्स डे और दूसरा हो गया इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, यानी कि इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए ये पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। कोई भी चीज़ अगर पहली होती है तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, और इसे यूएन के द्वारा 2022 में डिक्लेयर किया गया था कि ऐसा दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 मार्च। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है और ये पहली बार 1995 में सेलिब्रेट हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले कब हुआ था? 1995 में हुआ था और 16 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है? विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे, ये मनाया जाता है 20 मार्च को। इसकी थीम क्या है? आई लव स्पैरोज। आई लव स्पैरोज किसकी थीम है? विश्व गौरैया दिवस की, वर्ल्ड स्पैरो डे, जो कि 20 मार्च को होता है। अगला हो गया हमारा 20 मार्च को ही इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो 20 मार्च के लिए आप दो लर्न कर सकते हैं कि जब आप व्हेन यू लव स्पैरोज तो आप क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे। इस तरीके से एक स्पैरो डे हो गया और एक हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। दोनों चीजें सेम डे होती हैं। ठीक है, जब स्पैरोज को हम प्रेम करते हैं तो हम वी बिकम हैप्पी, ये हमारी ट्रिक हो जाएगी 20 मार्च के। दो चीज हो गई। इसकी थीम क्या है? अब इसकी थीम क्या है? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। तो हैप्पी होने के लिए ये जरूरी है कि हम माइंडफुल रहें, ग्रेटफुल रहें और काइंड रहें। तो इस तरह से इसकी थीम याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 21 मार्च पे आते हैं, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। इसकी थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। फॉरेस्ट एंड हेल्थ। तो जो फॉरेस्ट है वो कटते जा रहे हैं, उनकी जो कंडीशन है वो खराब होती जा रही है, इसीलिए अब हमें फॉरेस्ट की भी हेल्थ पर ध्यान देना है। तो क्या हो गया? फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसकी थीम हो गई। अगला क्या है? 22 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे हमने कब मनाया? 22 मार्च को। तो पहले हमने 20 को क्या किया? स्पैरोज को हम वी लव स्पैरोज, तो हम हैप्पी हो गए। फिर अगले दिन हम फॉरेस्ट में गए। ठीक है, तो हमने इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मना लिया। तो जब फॉरेस्ट में गए तो 22 मार्च को हमको अगले दिन पानी की जरूरत पड़ गई। ठीक है, ये 22 मार्च को हो गया। उसके बाद एक दिन का गैप लिया तो हम फॉरेस्ट में रह रहे थे, तो हमको 24 मार्च को हो गया टीबी। मतलब हो नहीं, लेकिन इस तरह से आप रिलेट कर लर्न कर सकते हैं। तो 20, 21, 22, 24 हमें लर्न हो गया कि स्पैरोज को हम प्यार करते हैं, उसकी थीम हो गई और इसलिए हम खुश हो गए। 21 को हम चले गए फॉरेस्ट में कि अब हमें सबके साथ नहीं रहना, हम फॉरेस्ट में रहेंगे। फिर 22 मार्च को वहां पर हमें वाटर की जरूरत पड़ी। 23 को कुछ नहीं हुआ, फिर 24 को हमें टीबी हो गया। आप समझ पा रहे होंगे, इस तरह से आपको अब याद रहेगा आई होप। और इसकी थीम्स क्या है वो देख लेते हैं। तो 22 मार्च को वाटर डे की थीम क्या थी? एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। एक बार इंग्लिश वाला जरूर देख लीजिएगा। फिर वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, इसकी थीम क्या थी? यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी, ये थीम रही है इस वर्ष की ट्यूबरक्लोसिस डे। अब यहाँ पर एक चीज आप कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया ने क्या एम रखा है कि हम टीबी को इंडिया से एलिमिनेट कर देंगे। कौन सा वर्ष है वो? 2025 है, 2030 है या कुछ और है? तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।
फिलहाल हमारा ये हो गया है। जो मार्च के डेज इंपॉर्टेंट हैं वो हमने देख लिए हैं। आप देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारे डेज इसमें मिल जाएंगे, लेकिन हम सब नहीं कवर कर रहे हैं। जो मुझे अपने हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, कि अगर आप सब नहीं भी लर्न कर पाते हैं तो एटलीस्ट आपको ये वाले डेज पता ही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूछने को तो एग्जाम में कोई भी डे पूछा जा सकता है। फिर हम आते हैं फरवरी में। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। हमने रामसर साइट्स की थी तो हमने डिस्कस भी किया था, तो ये हमको याद है और ये कई बार पूछा गया है। इसकी थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन या फिर रिस्टोरेशन। तो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन इस बार की थीम थी। 2-3 बार बोल लीजिए, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया गया, और इसकी थीम रही पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। क्या रही? पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि सतत भविष्य के लिए दालें। ये 10 फरवरी को हो गया। उसके बाद 12 फरवरी को क्या हुआ? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। ठीक है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को होता है, और इसकी थीम क्या थी? प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, सेलिब्रेटिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो ये लाइन आ जाती है इंपॉर्टेंट, सेलिब्रेटिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो आपको इस तरह से याद रह सकता है, क्योंकि G20 प्रेसिडेंसी अभी इंडिया कर रहा है। थीम को आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। फिर 13 फेब को हम क्या मनाते हैं? 13 फरवरी को नेशनल विमेंस डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरोजनी नायडू जी की। तो सरोजनी नायडू जी के बारे में थोड़े से पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की अध्यक्षता की थी। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और ये कब की थी? 1925 में की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सेशन कौन सा था? कहाँ पर हो रहा था? ये कानपुर में हो रहा था। ये सेशन कानपुर में हो रहा था 1925 में, जब इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके साथ ही जो पहली महिला थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो पहली महिला थी वो एनी बेसेंट थी, लेकिन ये पहली भारतीय महिला थी। और सरोजनी नायडू को पहली गवर्नर बनी थी ये भारत में किसी भी राज्य की, और वो राज्य कौन था? वो था उत्तर प्रदेश। यहाँ की ये गवर्नर बनाई गई थी। और मार्च 2 1949 में इनका निधन लखनऊ में हो गया। तो निधन और बर्थ नहीं पूछा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम जानते होंगे उनके बर्थ और डेथ के बारे में तो हम थोड़ा सा याद आसानी से रख पाएंगे चीज़ों को। तो ये हमने देख लिया। आगे देखते हैं। 13 से 17 फरवरी के बीच में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक के रूप में मनाया गया, यानी कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसीलिए ये वीक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और इसकी थीम क्या है? करेक्ट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस प्रोटेक्ट यू। सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तो याद रखिएगा, अगर फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस सही करेंगे तभी हम फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ा पाएंगे। तो करेक्ट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस इसकी थीम थी। फिर 17 फरवरी को मनाया गया पहला ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे, यानी कि पहला वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस के रूप में मनाया गया। और ये जो मनाया गया है, मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ पहली इंपॉर्टेंट होती है, तो 17 तारीख को मनाया गया ये। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, जो कि जमाइका के द्वारा पेश किया गया, और उसी के परिणाम स्वरूप हम 17 फरवरी को क्या मना रहे हैं? पहला ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे के रूप में मना रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ग्लोबल टूरिज्म जो है वो, देखिए, तो आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं कि छोटी सी स्टोरी बनाकर कि 14 फरवरी आपको पता है क्या होता है और आपने सेलिब्रेट कर लिया। उसके बाद 2 दिन आपने वेट किया, 15 और 16, फिर आप टूर करने चले गए कहाँ पर? जमाइका में। तो एक चीज़ हो गई, आपको लर्न हो गई, टूरिज्म रेजिलियंस डे हो गया, और दूसरा जमाइका का रेजोल्यूशन था। तो इसीलिए इस कहानी से आपको अब याद रहेगा। फिर हम देखते हैं 19 तारीख को। 19 फरवरी को क्या होता है? सॉइल हेल्थ कार्ड डे, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। और ये जो योजना है ये 2015 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2015 में शुरू की गई थी, और 19 फरवरी को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। फिर 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है।
देखिए ये भी पूछ लिया जाता है कि अब इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये मनाया जा रहा है तो वो कौन सा देश है जिसने इसको रिकमेंड किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल के वर्षों में। तो ये बांग्लादेश वो देश है जिसने कहा था कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सेलिब्रेट होना चाहिए। फिर देखते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो 21 फरवरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दिन के रूप में, ये 1999 में ऐसा डिक्लेयर किया गया था और हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं 2000 से। ठीक है, सन 2000 से ये ऐसे सेलिब्रेट हो रहा है। आगे क्या दिया हुआ है, 28 फरवरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार रिपीट हुआ है। नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं और थीम क्या रही है इसकी, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान इसकी थीम है। उसके बाद ये पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये 1986 में सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया था कि इसको 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे के रूप में मनाएंगे। क्यों कहा गया था, क्योंकि सीवी रमन जो थे, जो फेमस साइंटिस्ट रहे हैं भारत के, इनके द्वारा रमन इफेक्ट जो दिया गया था उसकी डिस्कवरी को कोमेमोरेट करने के लिए सरकार के द्वारा इस दिन को इस रूप में घोषित किया गया है। और इन्होंने ये डिस्कवरी कब की थी, तो इन्होंने जो रमन इफेक्ट था ये इसको माना जाता है ये इफेक्ट में आया था 28 फरवरी 1928 को। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने डिटेल बता दिया है क्योंकि कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है तो हो सकता है घुमा फिरा के कुछ और पूछ लिया जाए। फिर वर्ल्ड हिंदी डे भी पता होना चाहिए, ये भी एक बार पूछा गया है। ये कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। 11 से 17 जनवरी के जो दिन है ये मनाए जाते हैं। ये सप्ताह नेशनल रोड सेफ्टी वीक के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह ये पहली बार 1989 में मनाया गया था। ठीक है, स्टैब्लिश नहीं होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था, 1989 में। एक चीज यहाँ पर देखने वाली है, हमने अभी डिस्कस किया था नेशनल सेफ्टी डे। अब जल्दी से ये बताइए नेशनल सेफ्टी डे मैंने कब बताया है आपको, चीटिंग मत कीजिएगा, एक बार जल्दी से सोचने का प्रयास कीजिए। नेशनल सेफ्टी डे मैंने आपको बताया है 4 मार्च को। 4 मार्च को हम नेशनल सेफ्टी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और ये नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो है ये 11 से 17 जनवरी के बीच में सेलिब्रेट की गई। ठीक है, तो ये जब हमें कोई भी चीज़ थोड़ी सिमिलर लगती है तो हमें दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लेना चाहिए ताकि हम इसको याद रख सकें। उसके बाद इसका थीम क्या थी, आर एम जीरो हार्म, ये इसकी थीम थी। फिर 12 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये किसकी मेमोरी में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की मेमोरी में हम मनाते हैं यूथ डे के रूप में। ठीक है, 1984 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, 1984 में डिक्लेयर कर दिया था कि हम इस दिन को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाएंगे। और उसके बाद आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिकागो में एक काफी फेमस स्पीच दी गई थी जिससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है प्रीलिम्स में। तो अब आपको ये कमेंट कर बताना है कि ये जो स्पीच है ये कौन से ईयर में दी गई है। ये भी प्रश्न आया है कि ये जो स्पीच है स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये किस वर्ष में दी गई है। तो प्लीज कमेंट कर बताइएगा, तो आपको याद भी रहेंगी चीजें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, 15 जनवरी को 75th इंडियन आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। तो 75वां इंडियन आर्मी डे हमने कब बनाया, 15 जनवरी को मनाया। 16 जनवरी को हमने नेशनल स्टार्टअप डे मनाया और ये पहली बार सेलिब्रेट हुआ था 2022 में। तो स्टार्टअप्स को हम बढ़ावा दे रहे हैं तो ये रिसेंटली इसको शुरू किया गया। 16 जनवरी को ये हमने मनाया। 23 जनवरी आपको पता होगा पराक्रम दिवस, ये सरकार के द्वारा पहली बार 2022 में स्टार्ट किया गया था और ये सेलिब्रेट किया जाता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए, सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है 23 जनवरी से संबंधित, तो इनको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा 780 पेजेस का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है जो कि प्रीलिम्स 2023 के को फोकस में रखकर किया गया है, जो आपका 14 मई को होने वाला है। उसके लिए ये क्रैश कोर्स है स्पेसिफिकली, एंड इसको ज्वाइन कर आप
डेफिनेटली अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए और इन गिवन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर बाकी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिर हम देखते हैं आगे 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल एजुकेशन डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। एक चीज़ और सेलिब्रेट की जाती है, दो चीज़ें वो भी देख लेते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यूपी स्टेटहुड डे, हम 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम रही है इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, निवेश और रोजगार। और 24 जनवरी को ही हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, तो आप कैसे याद रख सकते हैं? एजुकेशन किसको प्रोवाइड करनी है? गर्ल चाइल्ड को। तो एक तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे हो गया और दूसरा हो गया नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, और कौन सी स्टेट में प्रोवाइड करनी है? यूपी में प्रोवाइड करनी है। तो ये सारे ही दिन 24 तारीख को सेलिब्रेट किए जाते हैं। और यूपी स्टेटहुड डे की थीम जरूर याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सरकार इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, तो वही हमारी थीम भी हो जाएगी। फिर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 2017 में जब नई सरकार बनी थी तभी ये अनाउंस किया गया था कि 24 जनवरी को हम किस रूप में मनाएंगे? यूपी डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब इसकी घोषणा कब की गई थी? तो मई 2017 में जब सरकार फॉर्म हो गई थी तब उसने ऐसा अनाउंस किया था। फिर हम देखते हैं, हम आते हैं 25 जनवरी में। 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे के रूप में। आपको पता होगा क्योंकि इस दिन क्या होता है? इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश हुआ था, तो इसीलिए हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं 25 जनवरी को। और ये हम कब से मनाते हुए आ रहे हैं 25 जनवरी को? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 2011 से। तो इसलिए ये पॉइंट्स भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सा हम कब से दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसकी थीम क्या रही है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं वोट जरूर देता हूँ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल टूरिज्म डे। नेशनल टूरिज्म डे हम कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को वोट देने के बाद हम फिर से टूर पर निकल जाएंगे। पहले हम वोट देंगे, फिर हम टूर पर निकल जाएंगे। तो 25 जनवरी को ये 2 दिन सेलिब्रेट होते हैं। आगे देखते हैं, 28 जनवरी को हम डेटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाते हैं, यानी कि डेटा गोपनीयता दिवस। डेटा लीक की बहुत सारी न्यूज़ रहती है, इसलिए एक बार ये दिन ज़रूर देख लीजिएगा। इसकी थीम क्या रही है? थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, यानी कि थिंक प्राइवेसी फर्स्ट इसकी थीम रही है। उसके बाद 29 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे के रूप में, यानी कि विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम रही है एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी इसकी थीम रही है। और 30 जनवरी को आपको पता है क्या होता है? मार्टियर दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी की डेथ हुई थी। तो वो तो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इस दिन वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे के रूप में कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। तो आप इसको कुछ रिलेट कर सकते हैं, सिर्फ मैं कहानी के लिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि उस दिन हम मनाते हैं मार्टियर्स डे या फिर शहीद दिवस, और गांधी जी की उस दिन मृत्यु हुई थी, उनकी मेमोरी में मनाया जाता है। तो गांधी जी के आगे सब लोग निग्लेक्टेड रहे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा वर्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे आया। तो ऐसे आपको कहानी से याद रहेगा, अदरवाइज इसका कोई भी संबंध नहीं है। आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। सिर्फ लर्न करने के लिए मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक्स से हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस हो गया 30 जनवरी को। फिर हम आते हैं दिसंबर में, और ये पूछा गया है कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे। इसकी थीम क्या रही? इक्वलाइज, क्योंकि जो भी एड्स के पेशेंट होते हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, उसी बेसिस पर इसकी थीम इक्वलाइज रखी गई है। फिर आते हैं 3 दिसंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी। 3 दिसंबर को क्या होता है? विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर हम आ जाते हैं 4 दिसंबर, ये इंडियन नेवी डे है। इंडियन नेवी डे कब होता है? 4 दिसंबर। तो याद कर लीजिए, इंडियन नेवी डे कब हुआ? 4 दिसंबर। तो ऐसे आप कुछ साथ में अगर आप चाहें तो लिख कर भी देख लीजिए, क्योंकि सबकी ट्रिक संभव नहीं है, लेकिन अगर आप साथ में लिख लेंगे तो ये आपको
याद रहेगा। ऑप्शन क्या इसका, सॉरी, थीम क्या है? गोल्डन विक्ट्री ईयर, यानी कि स्वर्ण विजय वर्ष। फिर आता है हमारा इसके बाद 5 दिसंबर, वर्ल्ड सॉइल डे। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्या हुआ? विश्व मृदा दिवस। इसकी थीम क्या रही है? सोइल वेयर फूड बिगिंस। सोइल क्या है? वेयर फूड बिगिंस, मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। तो ये इसकी थीम हो गई। आगे देखते हैं, 10 दिसंबर पे आते हैं, क्या है ये हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम रही है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये 10 दिसंबर के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की रही है थीम। फिर आता है 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हम कब बनाते हैं? 14 दिसंबर को। उसके बाद 16 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं विजय दिवस। तो देखिए, अगर आपको विजय प्राप्त करनी है 16 तारीख को, तो एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए आपको थोड़ी अपनी एनर्जी कंजर्व करनी पड़ेगी। तो 14 तारीख को आप अपनी एनर्जी कंजर्व करेंगे, फिर 16 तारीख को आप मनाएंगे विजय दिवस। ये सारी सिर्फ ट्रिक्स हैं आपको चीज़ों को याद कराने के लिए। तो विजय दिवस हम किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? इसको हम मनाते हैं ऑनर करने के लिए जो इंडियन विक्ट्री रही है पाकिस्तान के ऊपर 1971 के वॉर में, उस विक्ट्री को कोमेमोरेट करने के लिए हम विजय दिवस को मनाते हैं 16 दिसंबर को। फिर आता है 22 दिसंबर को हमारा नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस हम 22 दिसंबर को मनाते हैं। और ऊपर अभी हमने देखा है एक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे जिसको पाई डे भी कहा जाता है, वो कब मनाते हैं? तो जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे है वो हम मनाते हैं 14 मार्च को, और नेशनल मैथमेटिक्स डे हम मनाते हैं 22 दिसंबर को। याद रखिएगा, जब ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल में कंफ्यूजन हो तो दोनों को एक साथ लिख लीजिए ताकि आप भूलें ना। फिर देखते हैं, और हम नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते क्यों हैं? ये मनाते हैं हम, जो श्रीनिवास रामानुजन मैथमेटिशियन थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में। उसके बाद आता है 23 दिसंबर, ये दिन हम मनाते हैं नेशनल फार्मर्स डे, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में। इस दिन क्या होता है? तो ये जो नेशनल फार्मर्स डे है ये मनाया जाता है, जो हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, चौधरी चरण सिंह, जिनको एक फार्मर्स का नेता भी कहा जाता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम नेशनल फार्मर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 24 दिसंबर को हम नेशनल कंज्यूमर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल कंज्यूमर्स डे यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये कब सेलिब्रेट करते हैं हम? ये सेलिब्रेट करते हैं हम 24 दिसंबर। तो अब आप ये बताइए कि एक वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, उससे आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? वो हम सेलिब्रेट करते हैं 15 मार्च को। तो ये 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे है और वर्ल्ड के कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को है। फिर आता है 25 दिसंबर, ये आपको पता होगा, हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, और ये सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इनके बर्थ एनिवर्सरी पर हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे। ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2014 में। उसके बाद नवंबर में आ गए हैं हम, 1 से 5 नवंबर के बीच में इंडिया वाटर वीक, 7th इंडिया वाटर वीक सेलिब्रेट किया गया है। क्या सेलिब्रेट किया गया है? 7th इंडिया वाटर वीक। इसकी थीम क्या रही है? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी, यानी कि सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। आगे है 14 नवंबर, वर्ल्ड डायबिटीज डे। आपको पता है 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है। तो बच्चे जो होते हैं बहुत प्यारे होते हैं और बहुत मीठा बोलते हैं, तो जब मीठा बोलते हैं तो क्या हो जाता है? मीठे से डायबिटीज। इस तरह से आप रिलेट कर कर याद रख सकते हैं। और इसकी थीम क्या रही? एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन, यानी कि मधुमेह शिक्षा तक पहुंच। आगे हम देखते हैं 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस डे। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस के रूप में। इसकी थीम क्या है? मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी कि अदृश्य को दृश्य बनाना। टॉयलेट डे की थीम ये है। और 20 नवंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। तो हमने पहले तो अपना
देश में चिल्ड्रंस डे बनाया, फिर उसके 5-6 दिन बाद हमने वर्ल्ड का चिल्ड्रंस डे बनाया। और इसकी थीम क्या रही है? इंक्लूजन फॉर एवरी चिल्ड्रन, समावेशन हर बच्चे के लिए। आगे देखते हैं 25 नवंबर। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन, यानी कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। देखिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो जस्ट उससे एक दिन पहले हम क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने वाले हैं, तो हम उससे पहले प्रयास कर रहे हैं कि जो भी महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस हो उसको एलिमिनेट कर दें। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं 25 और 26 को। और हमने देखा है कि 26 नवंबर को ही हम नेशनल मिल्क डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब से मना रहे हैं? इसको अनाउंस किया गया था 2015 में, राइट? क्यों मना रहे हैं? क्योंकि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट लागू कर दिया गया था। तो ये आपको पता होगा 26 नवंबर वाला, तो इसी तरह से आप 25 भी याद रख सकते हैं। अब हम थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। नवंबर के हमने इंपॉर्टेंट देख लिए हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये लर्न हो। अगर आपको नहीं एक बार में पक्का हुआ है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक बार फिर से देख लीजिए, ताकि ये जो डेज हैं अगर इनसे कुछ पूछा जाए तो वो आपका गलत ना हो। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किया है, बाकी डेज के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आगे जो हम वीडियोस में और बाकी जो मंथ्स बचे हैं उनको कवर करें, तो उसमें और डेज इंक्लूड कर लें। तो एक आपके सामने एग्जाम्पल है वर्ल्ड ओजोन डे, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ये कई बार पूछा गया है। मैंने जब आपको प्रोटोकॉल्स पढ़ाए थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, तो उन्हीं में से एक का संबंध है 16 सितंबर से। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इसका संबंध किससे है? 16 सितंबर का संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है या फिर क्योटो प्रोटोकॉल से? क्या हुआ था इस दिन कि हम इसको वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। हम आगे बढ़ते हैं, एक दो छोटे टॉपिक हम और देख लेते हैं। देखिए आपको पता है एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट में आता है और एंटार्क्टिका में भारत के कुछ रिसर्च स्टेशन हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन से रिसर्च स्टेशन हैं भारत के जो कि एंटार्क्टिका में स्टैब्लिश किए गए। तो वही देख लेते हैं। एक एंटार्क्टिका ट्रीटी साइन हुई थी 1959 में, जो फाइनली 1961 में जाकर इम्प्लीमेंट हुई थी। और जब ये साइन हुई थी तब इंडिया इसका मेंबर नहीं था। इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन किया है 1983 यानी कि 1983 में। और फिर क्या हुआ? इस ट्रीटी के माध्यम से ये प्रयास किया गया था कि जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट हो, यहाँ पर जो साइंटिफिक रिसर्च हो उसको प्रिजर्व किया जा सके और साइंटिफिक रिसर्च को ही बढ़ावा मिले। ऐसा ना हो कि वहाँ पर मिलिटरलाइजेशन होने लगे, कि देश अपनी अपनी मिलिट्री को वहाँ भेजने लगे। तो इसी के संदर्भ में ये ट्रीटी लाई गई थी कि यहाँ पर प्रिजर्व किया जा सके साइंटिफिक रिसर्च को, और उस समय पर 12 देशों ने इसको साइन किया था। फिर हम देखते हैं इंडिया ने दक्षिण गंगोत्री नामक अपना पहला साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड स्टेशन बनाया था 1984 में। और ये जो दक्षिण गंगोत्री है ये वर्तमान में ऑपरेशनल नहीं है, तो ये पहला है, लेकिन इस समय पर ये ऑपरेशनल नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1989 में कमीशन हुआ था इंडिया का दूसरा रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिका में, जिसका नाम क्या है? मैत्री। और ये शीर माचर हिल्स में, जो एंटार्क्टिका में है, शीर माचेर पहाड़ियों में, वहां पर इसको कमीशन किया गया है। और 2012 में एक अगला कमीशन हुआ था, तीसरा भारतीय, ये लार्समैन हिल्स एंटार्क्टिका में कमीशन किया गया था। तो याद रखिएगा दक्षिण गंगोत्री अस्तित्व में इस समय पर नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है, एक सप्लाई बेस के रूप में यूज हो रहा है, केवल रिसर्च स्टेशन नहीं रह गया है। लेकिन एमबी जो है यानी कि मैत्री और भारती, ये दोनों इस समय पर ऑपरेशनल है। उसके बाद हम देखते हैं सागर निधि। ये भारत का पहला वेसल है जो नेविगेट किया था जिसने एंटार्क्टिका के पानी में। तो ये सागर निधि नाम याद रखिएगा। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैत्री और भारती जो है ये दोनों फुली ऑपरेशनल है वर्तमान में। एमबी करके याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा एम पहले आया और बी बाद में, यानी कि मैत्री पहले और भारती बाद में। तो इसी क्रम में हम इंडिया के जो आर्कटिक पर मिशन हुए हैं वो भी देख लेते हैं। इंडिया ने अपना जो पहला साइंटिफिक एक्सपीडिशन है आर्कटिक ओशियन में वो 2007 में लॉन्च किया था। और इंडिया का एक रिसर्च बेस है आर्कटिक में, उसका नाम क्या है? हेमाद्री, जो कि स्वालबर्ड नॉर्वे का जो क्षेत्र है वहां पर है, 2008
2008 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो बस थोड़ा सा ही इसके बारे में देखना था, वो हमने देख लिया है। इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो एक देख लेते हैं। पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग आर इंडियाज परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशंस इन एंटार्क्टिका, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एंटार्क्टिका में भारत के स्थायी और सक्रिय अनुसंधान स्टेशन है? जल्दी से बताइए। भारतीय और आर्य, भारतीय और दक्षिण गंगोत्री, भारतीय और मैत्री, या दक्षिण गंगोत्री और मैत्री? तो आपको पता है आंसर क्या है, MB, यानी कि ऑप्शन सी, भारतीय और मैत्री। अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। PM गति शक्ति प्लान, यानी कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। आप लोगों में से एक कमेंट भी किया था कि हम इस योजना को कंप्लीट करें, और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है क्योंकि इससे संबंधित मेंस में प्रश्न पूछा गया है। मेंस में पूछा गया था कि इसके पिलर्स क्या है। तो अगर आप कोई भी योजना पढ़ रहे हैं तो उसके थोड़े पिलर्स वगैरह देख लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ भी है, ये रटने वाली चीजें हैं लेकिन पूछ ली जाती है। एक वर्ष पूछा गया था कि डिजिटल इंडिया जो मिशन है उसके पिलर्स क्या है, और अभी 2022 में पूछा गया था कि इस योजना के पिलर्स क्या है। तो फिलहाल हम देखते हैं ये योजना क्या है। ये भारत के 75वें इंडिपेंडेंस डे में अनाउंस की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, एक PM गति शक्ति मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। इस योजना के अंतर्गत मेनली क्या किया जाएगा कि यदि फॉर एग्जाम्पल किसी रोड पर कहीं पर तार बिछने हैं, ठीक है, लेकिन हमने उनको रोड को बना दिया है और उसके बाद वहां पर तार अगर बिछेंगे तो फिर उस रोड को तोड़कर तार बिछ जाएंगे और फिर उस रोड की कंडीशन फिर से खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से चीजें जो है वो हार्मनी में नहीं होती हैं गवर्नमेंट की वेरियस डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो प्रयास ये किया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो उनमें हार्मनी हो, कि अगर यहाँ पर तार बिछना है और रोड भी बननी है तो कोऑर्डिनेशन हो जाए कि पहले हम तार बिछा लें उसके बाद तुम रोड बना लेना, ठीक है। तो अगर बेटर कोऑर्डिनेशन होगा तो चीजें ज्यादा इफेक्टिवली जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंस्ट्रक्ट हो पाएगा। अदरवाइज डिपार्टमेंट्स के बीच में, आपस में, मिनिस्ट्रीज के बीच में उतना कोऑर्डिनेशन नहीं रहता और चीजें बेकार हो जाती है। इसीलिए ये मेनली जो मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया ये है क्या एग्जैक्टली। तो ये एक 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है जो क्या करेगा, एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि समग्र अवसंरचना का विकास करेगा। अक्टूबर 2021 में सरकार ने घोषणा की थी कि इस कार्यक्रम के तहत जो 16 मंत्रालय हैं उनको एक साथ लाने के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। तो अब जब उनका कुछ कोऑर्डिनेशन होना है, सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, मंत्रालय हैं, तो एक कोई पोर्टल बनाया जाएगा कि तुम भी यहाँ पर रजिस्टर करो, तुम भी करो, तुम भी करो, तो बेहतर तरीके से कार्य हो सके। तो उसी के लिए इन्होंने बनाया। और उसके बाद ये किस में हेल्प करेगा, इंटीग्रेटेड प्लानिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के ये हेल्प करेगा। साथ में गवर्नमेंट ने 7.5 ट्रिलियन कैपिटल एलोकेट किया है 2022-23 के बजट में इस योजना के लिए। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कितना कैपिटल एलोकेशन है, स्टेटमेंट वाले जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आ जाता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट योजना भी है इसलिए हमारे लिए देखना अनिवार्य है। इसके साथ ही इसमें भारतमाला, सागरमाला, जो अंतरदेशीय जलमार्ग हैं, बंदरगाह हैं, उड़ान परियोजना, ये जितनी भी ये सारे योजनाएं हैं विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की, इनको इसमें शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है। फिर साथ में एक चीज और याद रखिएगा कि इस योजना के अंतर्गत एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना लाई गई थी NIP 2019 में, उसको भी सब्ज्यूम कर लिया गया है, यानी कि NIP को भी मिशन जो ये गति शक्ति प्लान है उसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ, वरना मुझे ये लग नहीं रहा है कि इसमें पूछा जाएगा, लेकिन तब भी एक बार हम देख लेते हैं इसके कौन कौन से पिलर्स हैं। तो ये सुन लीजिए, इसके मेनली 6 पिलर्स हैं। इन्हीं के बारे में मेंस में पूछा गया है कि इसके पिलर्स कितने हैं। 6 पिलर्स हैं, इनको आप एक शॉर्ट ट्रिक है लर्न कर सकते हैं, कॉप्स ऐड करके लर्न कर सकते हैं। C से हो गया कॉम्प्रिहेंसिवनेस, P से हो गया प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क, O से क्या हो गया है ऑप्टिमाइजेशन, S से हो गया है सिंक्रोनाइजेशन, A से हो गया है एनालिटिकल और D से हो गया है डायनेमिक। तो कॉप्स ऐड में कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ऑप्टिमाइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल और डायनेमिक। तो बस एक बार ध्यान रखिएगा कि इसके कितने पिलर्स हैं, 6 हैं और ये नाम है। फिर हमारा जो करंट अफेयर का टॉपिक हम एक डिस्कस करते हैं उस पर आ जाते हैं, देख लेते हैं इसको।
आरबीआई ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जिसके अंतर्गत आरबीआई अडॉप्ट करेगी 75 विलेजेस को और उनको कन्वर्ट किस में करेगी, डिजिटल पेमेंट एनेबल्ड विलेजेस, यानी कि जिन गांवों को गोद लिया गया है उन्हें डिजिटल भुगतान सक्षम गांवों में बदलने का प्रयास किया जाएगा। ये लॉन्च की गई है, ये जो आरबीआई के द्वारा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ये हर पेमेंट डिजिटल इनिशिएटिव है, हर पेमेंट डिजिटल इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है और इसके द्वारा एनकरेज किया जाएगा कि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स करें। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, जिसको पीएसओ भी कहा जाता है, यानी कि भुगतान प्रणाली जो संचालक होते हैं, ये क्या करेंगे, ये अडॉप्ट करेंगे 75 विलेजेस को देश में और कन्वर्ट करेंगे उनको डिजिटल पेमेंट एनेबल्ड विलेजेस में। इसी स्कीम के अंतर्गत ये जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं वो ऐसा काम करेंगे। और ये हमारी 75वीं वर्षगांठ है इंडिपेंडेंस की, इसीलिए इसी के उपलक्ष्य में 75 पर इतना फोकस किया जा रहा है। और ये जो पीएसओस हैं, अब इनको ऑथराइज कौन करेगा कि कौन सा पीएसओ ऐसा काम करेगा, तो वो आरबीआई करेगी। आरबीआई ऑथराइज करेगी पीएसओस को कि तुम ये योजना को लागू करो। फिर और इनमें कौन कौन से आ जाएंगे पीएसओ से, अगर आप ना समझ पा रहे हो तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे हो जाएगा मास्टर कार्ड, वीजा, एसबीआई, पीएनबी, फोन पे, ये जो प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर्स हैं वो सारे इसमें शामिल हो सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा हमने देख लिया है, करंट अफेयर का टॉपिक भी छोटा सा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं प्रयास करूंगी उसको रिजॉल्व करने का। थैंक यू सो मच।